नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों पर करारा प्रहार किया। उत्तर प्रदेश में उपद्रव मचाने वालों को सीएम योगी ने सख्त संदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि विरोध के नाम पर जो भी अराजकता करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद के बयान के बाद यूपी के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुआ। उपद्रवियों ने पथराव और तोड़फोड़ की, जिसके बाद सीएम योगी का ये बड़ा बयान आया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने उन बयानवीरों को भी नसीहत दी है जिनके बयानों को लेकर अक्सर सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। सीएम योगी ने ऐसे लोगों से सभी मजहब के देवी देवता और महापुरुषों का सम्मान करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि जो भी किसी भी मजहब के देवी देवता या महापुरुषों का अपमान करेगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी सूरत हाल में उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि तमाम बयानों पर अंकुश लगाने के लिए नसीहत मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। तो इसके साथ ही साथ इन बयानों की आड़ में अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करेगा, अगर कोई आगजनी करने की कोशिश करेगा, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, यानी कि उसे भी जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। ये मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, ये साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने कि चाहे कोई भी हो, अगर मजहबी रंग देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे भी भुगतान करना पड़ेगा, और उसकी आड़ में कोई उपद्रव करेगा तो उसे भी भुगतान देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए त्योहार का मौसम है, आने वाले दिनों में दशहरा है, फिर दिवाली है, त्योहारों का सीज़न बिल्कुल शुरू होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग बुलाई थी अपने 5 कालिदास मार्ग के आवास पर, जिसमें यूपी के डीजीपी, होम सेक्रेटरी, दूसरे पुलिस के आला अधिकारी वहां मौजूद थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि जो किसी की धार्मिक भावनाओं पे किसी को भी ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो सख्ती की जाएगी। लेकिन साथ में प्राची ये भी कहा कि अगर इसकी आड़ लेकर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी साफ है कि अगर कोई बयान आया है तो वो बयान भी गलत है, और उसको लेकर अगर कुछ प्रदर्शन हो रहा है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है तो उसको भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर भी सख्ती होगी। तो एक कड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बयान देने वालों पर, और जो उसके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं या सड़क पे निकले हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन दोनों को दिया है। प्राची, बिल्कुल, यानी किसी भी सूरत हाल में उत्तर प्रदेश का माहौल कोई बिगाड़ ना पाए, ये सुनिश्चित खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और इसीलिए नसीहत और चेतावनी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। आप बने रहिए रुचि हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये खबर भी लखनऊ से है। सीएम योगी के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की साख दांव पर लगी है। ऐसे में सीएम योगी इन सीटों को लेकर मंथन कर रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन से लेकर पूरी स्ट्रैटेजी पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 5 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि बाकी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अब कौन किसकी सीटों को अपने पाले में करता है, कौन अपने नंबर्स को बढ़ाता है, यही देखना दिलचस्प है। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी उत्साहित भी नजर आ रही है, कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ लगातार बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने वाली जो स्ट्रैटेजी है वो बना रहे हैं। एक बार फिर से हम रुचि के पास चलेंगे। रुचि, ये जो चुनाव है, महज 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन ये चुनाव लिटमस टेस्ट के तौर पर है बीजेपी के लिए। लोकसभा चुनावों में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, उसके बाद क्या बदला, क्या असर बीजेपी का हुआ, ये सब कुछ बीजेपी इन चुनावों से तय करेगी। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अयोध्या हार गई, फैजाबाद जिसको कहते हैं लोकसभा सीट, वो बीजेपी हारी, तो बड़ा धक्का बीजेपी को लगा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो अब पूरी कोशिश यही है कि जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उसमें ऐसा प्रदर्शन किया जाए जिसमें कार्यकर्ताओं में एक जोश आए, लोगों तक ये मैसेज जाए कि बीजेपी अभी भी ताकतवर है।
इसलिए पूरी ताकत सरकार ने, बीजेपी ने इन 10 जो उपचुनाव होने हैं 10 सीट्स पर, उस पर लगा रखी है। हालांकि अभी चुनाव की डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन मीटिंग्स का दौर जारी है। आप सोचिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी 10 सीट पर एक बार जा चुके हैं, वहाँ रोजगार मेला लगा चुके हैं, सभा कर चुके हैं। बाकी जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उनको 2-2 सीट की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रियों की टीम, एक 30 मंत्रियों की टीम है जो इन 10 सीट्स पर जा रही है, तैयारियों का जायजा ले रही है, ग्राउंड पे देख रही है कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा होगा। तो आज जो यहाँ मीटिंग 5 कालिदास मार्ग पे हुई है, अभी खत्म हो गई है, और उसमें भी यही बात हुई कि अब जल्दी ही, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो इसलिए कैंडिडेट पर पूरी तैयारी कर ली जाए और कैंडिडेट्स की तैयारी करने में वहाँ का जातीय समीकरण देखा जाए जी। और जो 10 सीट्स पे जहाँ उपचुनाव होने हैं, जो मेंबरशिप ड्राइव इधर बीजेपी की चली है, उस पर भी खास बात हुई कि वहाँ कितने मेंबर बनाए गए। यानी पूरी कोशिश ये है कि हर हाल में इन 10 सीटों को बिल्कुल रुचि, जो जातियों का समीकरण बनाने की कोशिश की गई है, जो जातियों का चक्रव्यूह समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से बनाया गया, उसे भेदने की कोशिश इस बार बीजेपी की इन 10 सीटों पर रहेगी। अब बन रही रुचि हमारे साथ, देखिए एक तरफ बीजेपी है जो अपनी तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात उलझ गई है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों दावेदारी ठोक रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जिन 3 सीटों पर बात उलझ गई है, उसमें वेस्टर्न यूपी की मीरापुर सीट जो आरएलडी के पास है, इसके अलावा मंझवा सीट जो निषाद पार्टी के पास है, और फूलपुर सीट जिस पर बीजेपी का कब्जा है। अब इन तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि 10 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जिसमें 4 सीट के विधायक तो सांसद बन गए, जबकि 1 सीट सीसामऊ के विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता चली गई है। और अब दोनों के बीच में जो गठबंधन है उसको लेकर बात उलझती हुई भी नजर आ रही है, सीट शेयरिंग को लेकर बात उलझती हुई नजर आ रही है। रुचि, इसको लेकर क्या भी मंथनों का दौर जारी रहेगा? अखिलेश यादव की तरफ से क्या कोशिश रहेगी, राहुल गांधी की तरफ से क्या कोशिश रहेगी? क्योंकि ये जोड़ी लोकसभा चुनावों में हिट हुई, तो इस बार कोई रिस्क लेंगे ये दोनों ऐसी उलझन पैदा करके? देखिए, कहने को तो उपचुनाव है, लेकिन सभी के लिए बड़ा चुनाव है। अखिलेश यादव भी जो उन्होंने जितनी कामयाबी हासिल की थी लोकसभा चुनाव में, उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में किस तरह का गठबंधन होता है, कैसे सीट शेयरिंग होती है, इस पर अभी कोई फाइनल बातचीत नहीं हुई है। अभी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं, जो टॉप नेता हैं, उनकी बातचीत नहीं हुई है, नीचे लेवल पे बातचीत चल रही है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि 5 सीट जीती थी समाजवादी पार्टी, अब बाई इलेक्शन जब मतलब उपचुनाव होंगे तो इन 5 सीट को तो समाजवादी पार्टी रख ले, लेकिन बाकी जो 5 है उस पर पहले दावा था कांग्रेस का कि वो सभी 5 सीटें दे दे कांग्रेस को, लेकिन समाजवादी पार्टी मुश्किल से 1 सीट देने को तैयार है कांग्रेस को। अब कांग्रेस को लग रहा है कि जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, अगर वो वहाँ लड़ती है तो आसानी से जीत हासिल हो सकती है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसमें समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट देने को कांग्रेस को तैयार है, उसके अलावा नहीं। अब आगे किस तरह की बातचीत होती है उसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि कौन कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन में आता है। क्या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी या अखिलेश यादव कॉम्प्रोमाइज करते हुए जो सीटों का आंकड़ा है वो बढ़ाएंगे और ज्यादा सीटें कांग्रेस की झोली में डालेंगे? बहरहाल शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां सियासी हलचल मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों और मंचलों पर सीएम योगी का करारा प्रहार जारी है। यूपी के देवरिया में अब मंचलों का एनकाउंटर हुआ है। यूपी पुलिस ने छेड़खानी के आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है। छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में 2 मंचलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने एनकाउंटर कर जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें एक का नाम धीरज पटेल और ऋतिक यादव है। एनकाउंटर स्पॉट से पुलिस ने 2 देसी तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों को देवरिया मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। 4 अक्टूबर को देवरिया के नारायणपुर में कुछ मंचलों ने स्कूली छात्राओं को घेरकर बदसलूकी की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने 5 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी और अब 2 आरोपियों को एनकाउंटर में अरेस्ट कर लिया गया है। तो मंचले और शोधों के उत्तर प्रदेश में खैर नहीं है। एक के बाद एक जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उससे साफ है कि सीएम योगी किसी भी सूरत हाल में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं। आपको बताएं
कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार पहले दिन से सख्त रवैया अपनाए हुए है। सीएम योगी खुद अलग अलग मंचों से ऐसे शोहदों से निपटने की बात करते रहे हैं। इसी कड़ी में देवरिया में मंचलों से पुलिस ने निपटा। 4 अक्टूबर को वीडियो वायरल हुआ। स्कूल से घर जा रही छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया और कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने 2 आरोपियों को पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। पुलिस ने पहले इन्हें रुकने की हिदायत दी, लेकिन जब इन्होंने अटैक किया तो जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और इन्हें फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना घटित हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। ये सूचना मिली कि यह अभियुक्त सिरसिया मार्ग पर कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और उनकी घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा पुलिस को देख करके उनके ऊपर फायरिंग की गई। पुनः पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में जो कार्रवाई की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और दोनों अभियुक्तों को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़क और ईडी की रेड को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 1 साल में सरकार को डिरेल करने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि सारी ताकत एक पार्टी को खत्म करने में लगाई गई। केजरीवाल ने कहा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम डरें क्यों। समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही। जाहिर तौर पे इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजेंसीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक पार्टी को और उसके नेताओं को ख़त्म करने के ऊपर लगा दिए हैं। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ शक्ति है, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम किस बात से डरेंगे। अरविंद केजरीवाल ये सब क्यों कह रहे थे, इसके पीछे की वजह यह है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ 17 लोकेशंस पर रेड की। आपके पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा पर फर्जीवाड़े से जमीन हासिल करने का आरोप है। दिल्ली, लुधियाना और जालंधर में ईडी ने छापेमारी की। धोखाधड़ी कर अपनी कंपनी के नाम करोड़ों की जमीन करवाने के आरोप में ईडी ने संजीव अरोड़ा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और इसी सिलसिले में आज अलग अलग 17 लोकेशन पर ईडी ने छापेमारी की है। इसी को आधार बनाते हुए अरविंद केजरीवाल फिर वही नैरेटिव सेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। संजीव अरोड़ा के साथ ही ईडी ने कारोबारी हेमंत सूद के ठिकानों पर भी रेड की है। हेमंत सूद रियल एस्टेट का बड़ा कारोबारी है। महादेव ऐप मामले में भी हेमंत सूद का नाम सामने आया था। इसके साथ ही जालंधर में चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की। रॉयल इंडस्ट्रीज कंपनी रितेश प्रॉपर्टी पर भी ईडी ने रेड डाला है। रितेश प्रॉपर्टी संजीव अरोड़ा की रियल एस्टेट कंपनी है। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनावों में जीत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यसभा सांसदों के नाम तय किए थे। इन्हीं में से एक संजीव अरोड़ा भी है। संजीव अरोड़ा की गिनती लुधियाना के बड़े बिजनेसमैन में होती है। इसके साथ ही अरोड़ा कृष्ण प्राण ब्रेस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट का भी संचालन करते हैं। संजीव अरोड़ा का रियल एस्टेट और टेक्सटाइल का कारोबार है, जिसका एक्सपोर्ट अमेरिका तक में होता है। और अब ईडी ने कम से कम तमाम जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की है और पता लगाने की कोशिश ईडी की तरफ से तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त जुड़ गए। अतुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद के ठिकानों पर छापेमारी हुई है तो उस पर सियासत होना तो लाजमी है, लेकिन सियासत से इतर अगर मामले को समझा जाए तो ये मामला कितना गंभीर है और आज ईडी ने छापेमारी जो की है उसमें कुछ बरामद हुआ है ईडी को? देखिए प्राची, आपसे कुछ देर बाद इस बात की जो पुष्टि है वो ईडी करेगा कि आखिर किस तरीके की बरामदगी इन रेड्स के दौरान की गई है। लेकिन प्राची, ये पूरी जो रेड्स है 17 ठिकानों पर रेड्स थी। इसमें दिल्ली, लुधियाना और इसके अलावा जालंधर के अंदर ये रेड्स जो है वो की गई थी। आरोप ये है कि जो संजीव अरोड़ा हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपए की जमीन जो है
वो अपने नाम की थी। और इसी मामले के अंदर जो ईडी है उसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आज सुबह ईडी की टीम जो है वो संजीव अरोड़ा के घर पर पहुंची थी। जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची तो साथ में जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी उनके साथ थे। और इसी दौरान, क्योंकि आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के, उनकी तरफ से एक ट्वीट हुआ कि किस तरीके से जो संजीव खन्ना है, संजीव अरोड़ा है, उनके यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। ये पता कैसे लगता है इन जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, क्योंकि जब ईडी की टीम गेट पर पहुंचती है तो उसके बाद बताया जाता है कि हम ईडी से हैं। उसके बाद ईडी की टीम अंदर जाती है और उसके बाद पूछताछ जो है वो शुरू होती है। जो ईडी की पूरी कार्रवाई है, सबसे पहले जो लोग घर के अंदर होते हैं उनके फोन जब्त किए जाते हैं। इसके अलावा जो टेलीफोन कनेक्शन होते हैं उनको डिस्कनेक्ट किया जाता है। और उससे पहले ये जानकारी जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिल गई थी कि जो संजीव अरोड़ा है उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है। ईडी का जो कहना है कि जो महादेव ऐप के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनके संबंध भी संजीव अरोड़ा से हैं और इसके अलावा कई रियल एस्टेट के जो कारोबारी हैं उनके संबंध संजीव अरोड़ा से हैं। और इन्हीं मामलों को लेकर ईडी आज कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। हालांकि पहली बार नहीं है अतुल, इससे पहले भी ईडी या सीबीआई जब भी कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है उससे पहले ही आम आदमी पार्टी को पता भी होता है और उससे पहले एक नैरेटिव भी बिल्ड किया जाता है। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और स्कैम की जिसमें लालू यादव और उनके पूरे परिवार पर आरोप लगे। मामला लैंड फॉर जॉब मामले में राहत की खबर का है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव को जमानत दे दी है। लालू के अलावा उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर भी कोर्ट में वो मौजूद थे। कोर्ट ने तेजस्वी और तेज प्रताप को भी 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। इस मामले में लालू का लगभग पूरा परिवार आरोपी है। राबड़ी देवी के अलावा मीसा भारती और हिमा यादव भी इस मामले में आरोपी हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब तेज प्रताप को इस केस में आरोपी के तौर पर पेश किया गया या वो आरोपी के तौर पर पेश हुए। राहत की बात यह है कि फिलहाल इस मामले में जमानत जो है कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है। कोर्ट से बेल मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार अटैक किया। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से उनके परिवार पर केस किया गया है, लेकिन इस मामले में कोई दम नहीं है, जीत उनके परिवार की ही होगी। लोग जान रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये केसेस किए गए। हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और आज हम लोगों को जो है बेल न्यायालय ने दिया है और ये पूरी तरीके से जो है राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है।